चलो, तो जरा मैं आपको पहले पोल दूंगा, उसके बाद फिर आज हम क्या पढ़ेंगे वहां से शुरू करेंगे। बट ये क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था, मुझे जरा इसका पहले जवाब दीजिए कि मनी मल्टीप्लायर किसी भी इकोनॉमी में बढ़ता है कब? क्या लगता है कब बढ़ेगा? अच्छा, आप बोलोगे भैया यार इसके लिए मुझे CRR और SLR पता होना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इस पोल को यहीं पर रोक देते हैं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, उसके पहले हम जरा ये पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज की क्लास में कि मॉनेटरी पॉलिसीज हमारी क्या क्या है। लास्ट क्लास में जहां हमने फिनिश किया था उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे गरीबी के बारे में, और ये हम PYQs भी करेंगे CAPF के, CDS के और आपके सिविल सर्विसेज के, ठीक है? पॉवर्टी क्या है, इनइक्वालिटी हमारी क्या है, साथ में हमारे शुद्ध गरीब कौन होता है, रियल गरीब कौन है तुम्हारा, है ना? नाम का गरीब कौन है, शुद्ध गरीब कौन होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। गरीब वो भी होता है, अब जैसे मान लो किसी की गरीबी हो सकती है कि भाई फरारी मैंने सेकंड हैंड खरीदी, है ना? ये भी तो गरीबी है, सोचो भैया। कोई इस लेवल का भी तो गरीब हो सकता है जिसको ये रोना हो कि भाई यार फरारी मैंने खरीदी तो लेकिन सेकंड हैंड लेनी पड़ी, है ना? कि यार इस बार वेकेशन पे यार फिर से मालदीव लेके गए पापा यार। मैं पापा को बोल रहा था पेरिस ले चलो यार, लेकिन मालदीव ले गए पापा। समझ रहे हो? तो एक गरीबी ये भी है, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव गरीब, राइट? कि वो सब्जेक्टिव है यार, कि किसी के किसी रिस्पेक्ट में कोई गरीब है ना? तो वो मैं आपको सिखाऊंगा क्या होता है। चलो, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज के, बहुत मजा आने वाला है। पहला फोकस अपना अभी मनी पर रखो, राइट? कि आखिरी क्लास में जो भी हमने पढ़ा पैसा के बारे में, पैसा के बारे में क्या पढ़ा था, फिएट मनी क्या, फिड्यूशरी मनी क्या आपका, राइट? डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, M1 में क्या, M2 में क्या, ये सब कुछ हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं। मैं क्योंकि आपके लिए समराइज कर दूं, हमने पढ़ा था M1 में क्या आता है आपका, M1 में हमारा आता है आपका करेंसी, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, राइट? जो हमारा M2 होता है भाइयों, इसमें हमारा आता है M1 की चीजें आती हैं साथ में, जो भी आप सेविंग करते हो, राइट? जो भी आप सेविंग करते हो विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग विथ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जो भी आप सेविंग करते हो उसको हम M2 में काउंट करेंगे, ठीक? फिर वी हैव M3, M3 क्या होता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स हमारा, ये दोस्तों हमारा M3 होता है। उसके बाद वी हैव M4, M4 में क्या होता है, M4 में हमारा M3 है, M3 के साथ साथ जो भी आप टोटल डिपॉजिट करते हो विथ पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, ठीक? ये हमने पढ़ा हुआ था। प्लस एक और चीज जो हमने पढ़ी हुई थी वो क्या थी हमारी, वो भाइयों हमारी ये थी कि आपका जो M1 और M2 है वो हमारे नैरो मनी होते हैं। M1 और M2 हमारे क्या हैं, दे आर नैरो मनी, ये हमारे नैरो मनी थे। M1 और M2 हमारे क्या है, नैरो मनी है, राइट? और वहीं पर जो हमारा M3 और M4 था, M3 और M4 ये हमारे ब्रॉड मनी है, दे आर ब्रॉड मनी, करेक्ट? इसके अलावा मोस्ट लिक्विड हमारा कौन था, M1, M1 वॉज मोस्ट लिक्विड। सो मोस्ट लिक्विड हमारा कौन था, मोस्ट लिक्विड हमारा था M1, राइट? और M3 हमारा था मोस्ट कॉमनली यूज्ड। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारा कौन था भाइयों, M3। तो ये सारी चीजें अपने को माइंड में रखनी थी यहां पर, राइट? चलो बेहतरीन। तो ये था हमारा M1 M2 एंड बाकी चीजें। फिर उसके बाद टाइप ऑफ मनी भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब फिर हमारा आता है कि यार RBI एक लेकर आती है मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों लेकर आती है? बिकॉज पूरा खेल पैसे का होता है। सो पैसे का कंट्रोल कौन करेगा, RBI करेगी, राइट? और RBI जिस मेथड से, जिस इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल करती है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके तहत मनी के सर्कुलेशन को हम लोग रेगुलेट करते हैं। ओके? जो सर्कुलेशन होता है मनी का, सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी के सर्कुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं भाइयों, हम लोग रेगुलेट करते हैं मनी के सर्कुलेशन को, ठीक है? ध्यान रखिएगा। सो ये था हमारा पूरा कहानी, एक बेसिक आपका फंडा यहां पर जो मैंने आपको समझाया, ठीक है? अब बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्लीज दोबारा देख लो। पूरी कहानी ये है कि अगर जनता के पास ज्यादा पैसा होगा, अगर जनता के पास ज्यादा पैसा होगा तो जनता की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, राइट? जनता जो है वो चीजों को परचेज ज्यादा करेगी, परचेजिंग पावर जो होगी जनता की वो मोर होगी।
और जब परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो जनता सामान खरीदेगी, है ना। आज के दिन आप आईफोन क्यों खरीदते हो? बिकॉज आपके पास पैसा है भैया आईफोन लेने का। अगर अभी पैसा ना हो आईफोन लेने का तो कौन खरीदेगा? तो भाई उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और जब इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हो जाता है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कम हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक। वहीं पर दूसरी तरफ अगर इसका मैं दूसरा पहलू बताऊं, कि अगर जनता के हाथ में कम पैसा होगा, लेस मनी, जनता के हाथ में भाइयों कम पैसा होगा, तो उनकी परचेजिंग पावर कम होगी। अब अगर पापा आपको 10 रुपए देकर भेजेंगे स्कूल, तो आप 10 रुपए में जो सामान आता है वही खरीदोगे ना। आपके हाथ में अगर 1000 रुपए देकर भेजेंगे तो आप ज्यादा खरीदारी करोगे ना। तो परचेजिंग पावर क्या होगी, लेस होगी। इसका मतलब इन्फ्लेशन जो है वो तो कंट्रोल में रहेगा, यानी महंगाई कंट्रोल में रहेगी, लेकिन क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो ये रिलेशन सीधा ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ये सिंपल फंडा है जो हमने आखिरी क्लास में पढ़ा था, राइट। तो अगर मैं सरकार के पर्सपेक्टिव से बात करूं यहां पर, या आरबीआई के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो आरबीआई का जो सिरदर्द है वो ये है कि पैसे को कैसे रेगुलेट करना है, राइट। दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टिंग पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी। और दूसरा हमारा होता है दोस्तों कौन सा, आपका एक्सपेंशनरी, राइट। एक्सपेंशनरी पॉलिसी हमारी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी बड़ा सिंपल फंडा है, देखो सिंपल सा है। अब मान लो जनता का सरकार का मन है, सरकार का मन यह है कि भैया जनता के पास खूब पैसा रहे, ठीक है। सरकार का मन यह है कि जनता के पास खूब पैसा रहे, जिससे कि डेवलपमेंट हो, जिससे कि क्या हो, जिससे कि जनता खूब खरीदारी करे, खूब सामान खरीदे। और उससे क्या होगा, जब जनता खूब सामान खरीदेगी तो चीजों के दाम बढ़ेंगे, राइट। लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगे। तो सरकार को जब भी ऐसा कुछ करना होता है, राइट भाइयों, तो सरकार क्या करेगी, सरकार जो अपना इंटरेस्ट रेट होता है, राइट, सरकार इंटरेस्ट रेट जो देती है एफडी पर या आपके सेविंग पर, जो भी एफडी पर या सेविंग पर इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट या रेट आपका एफडी पर या सेविंग पर, उसको क्या करेगी भाइयों, इंटरेस्ट रेट को हमारे यहां पर सरकार ये इंश्योर कर रही है कि कैसे हम सप्लाई को मान लो कम कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कैसे मनी की सप्लाई को हम लोग कम कर पाए। तो उसके लिए सरकार आपको रिझाएगी, बोलेगी सरकार सुनो तो, ओ भैया देखो इधर, अगर तुम एफडी में पैसा रखोगे ना तो तुमको हम ब्याज ज्यादा देंगे। सरकार बोलेगी अगर आप तुम सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे तो मैं तुमको इंटरेस्ट खूब दूंगा, राइट, इंटरेस्ट आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब कर कर जनता लालच में आकर क्या करती है, अपना पैसा जमा कर देती है। और जब पैसा जमा कर देगी तो क्या होगा, जब पैसा बैंक में आप जमा कर दोगे भाइयों, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जनता के हाथ में पैसा नहीं है, राइट। जनता के हाथ में कम पैसा है। और जब जनता के हाथ में कम पैसा है बालक, तो खर्च नहीं करेंगे। जब खर्च नहीं करेंगे तो चीजों के दाम नहीं बढ़ेंगे, तो दाम नहीं बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन हमारा डाउन आ जाएगा, खत्म। कितना आसान, राइट। लेकिन वहीं पर अगर सरकार को हमारे पैसा और इन्फ्लक्स करना है, पैसे को और देना है आपके मार्केट में, तो सरकार क्या करेगी, सरकार आपको बोलेगी सुनो एक काम करो, एक काम करो, ये जो तुम्हारा एफडी और सेविंग अकाउंट है, इसमें वो इंटरेस्ट को कम कर देगी। जिससे कि लोग क्या सोचेंगे, अरे यार बैंक में रखने का कोई फायदा नहीं है। इंटरेस्ट को वो लोग कम कर देंगे भाइयों, पहला फंडा। दूसरी चीज, सरकार रिझाएगी कि भाई लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लो इंटरेस्ट में ले लो, इंटरेस्ट कम हो गया है, इंटरेस्ट कम हो गया है, राइट। यहां पर लोन का इंटरेस्ट हाई हो जाएगा। कितना आसान फंडा है, ठीक है। लेकिन यहां पर लो इंटरेस्ट में सरकार आपको ऑफर करेगी सामने से बुला बुला कर कि भाई लोन लेना है ले लो भाई, दे रहे हैं ले लो।
क्यों? बिकॉज सरकार चाहती है कि जनता के हाथ में पैसा आए। पूरी मेहनत इस चीज की है कि जनता के हाथों में, दोनों हाथों में पैसा ही पैसा हो। और जब पैसा ही पैसा होगा तो जनता खूब खर्चा करेगी। जब जनता खूब खर्चा करेगी तो क्या होगा? तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, मतलब लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो ये है बेसिकली सिरदर्दी जो हमारे आरबीआई की होती है या सरकार के लेवल पर होती है, कि सरकार को ये दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना होता है। अब ये कैसे मैनेज होता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं दो मेथड में। एक क्वालिटेटिव हमारा होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है, जहां पे हम सीखेंगे कि व्हाट इज बैंक रेट, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज आपका सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, राइट, रिवर्स रेपो रेट आपका क्या होता है। उसके अलावा सारी चीजें आप भाइयों वहां पर सीखने वाले हो। एमएसएफ क्या होता है, राइट, हमारा एसडीएफ क्या होता है, हमारा एलएएफ क्या होता है, और इन सब के ऊपर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। देन हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो अभी के लिए गुड टू गो। टॉपिक का इंट्रोडक्शन था ये आपके लिए भाइयों। मैं समराइज भी कर दूंगा, बट अभी तक मजा आया है। म्यूचुअल फंड्स भी आपके ऐसे होते हैं भाई, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। एक रील देखूंगा तुमको। कभी सोचा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में कोई ब्रिज क्यों नहीं? बताओ जरा, तब तक मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? अरे एडम्स ब्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यार। हम ब्रिज क्यों नहीं बनाते, राम सेतु की बात नहीं कर रहा हूँ। गुड टू गो। जरा करो, मैं 1 मिनट में पानी लेके आता हूँ, ठीक है? जस्ट अ मिनट। चलो, एक मैंने इसी टॉपिक पर रील भी पोस्ट किया है अभी, देख लेना, ठीक है? तुम करो मैं करूं, ऐसे करते करते हो गया। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तुम कभी थोड़ा दिमाग भी अगर इस्तेमाल किया करो तो अच्छा इस्तेमाल किया करो बे। ठीक है। तो भाई ये बड़ा बेसिक था, जिसको समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, फिर समझाता हूं मैं। भाई देखो, पूरी कहानी इस चीज की है कि एज अ जनता अगर मेरे हाथ में पैसा है तो मैं जाकर खर्च करने वाला हूं, मुझे कोई रोकने नहीं वाला। तो अगर सरकार को ये इंश्योर करना है कि जनता के हाथ में पैसा ना हो, तो सरकार आपको अट्रैक्ट करेगी, बुलाएगी कि भैया सुनो, बैंक में पैसा रख दो यार, तुमको मैं इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा पैसे रखने का। और साथ में लोन महंगा कर देगी, जिससे लोग और पैसा उधार ना ले पाए। लेकिन दूसरे केस में अगर सरकार को मार्केट में तेजी लेके आना है, थोड़ा सा मूवमेंट लेकर आना है, या आपको चीजें सही करनी है हमारे उस लेवल पर, आपके क्या कहते हैं, इकोनॉमी के लेवल पर, या आपके एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर, तो सरकार फिर आपको बोलेगी, सरकार इंटरेस्ट रेट कम कर देती है सेविंग अकाउंट का और एफडी का, और सरकार लोन को सस्ता कर देती है, जिससे जनता खूब उधार ले, खूब उधार ले लेके जनता अपना काम करे। तो ये एक नॉर्मल आपका फिनोमेना था जो हमने पढ़ा यहां पर, ठीक है? तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में हम यही करते हैं कि हम मेंटेन करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी को, बूस्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, एक्सचेंज रेट को मैनेजमेंट करते हैं, ये सारा काम हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब दो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो हमारे दो टाइप हमारे होते हैं। यहां पे पढ़ना अपने को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव हम पढ़ चुके थे,
आज हमें पढ़ना है क्वांटिटेटिव हमारे कौन से होते हैं। ठीक है, यहां से भाइयों आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हमारा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। राइट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हम पहले पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। उसके बाद फिर आप पढ़ोगे रेपो रेट क्या होता है, एंड रिवर्स रेपो रेट हमारा क्या होता है, और बैंक रेट क्या होता है। तो ये मेथड है हमारे इसको कंट्रोल करने के। तो भाइयों ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट, व्हाट एग्जैक्टली इज हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, हमारा क्या होता है, राइट, ये जरा हम यहां पर समझने वाले हैं। तो पहली बात तो ये परचेज और सेल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। राइट, परचेज और सेल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। इसमें होता क्या है, इसमें मेरे भाई आपकी जो हमारी नॉर्मली क्या होता है, ये बाइंग और सेलिंग होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का किसी भी बैंक, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा। और इसके थ्रू वो मनी की सप्लाई और लिक्विडिटी को रेगुलेट करती। अगर मान लो मेरे भाई आरबीआई बैंकों से क्या करेगी, आरबीआई आपकी अगर सिक्योरिटी को बाई कर लेती, अगर आरबीआई ने हमारे सिक्योरिटीज को बाई किया, तो सिक्योरिटी को बाई करने के लिए भैया आरबीआई का देगी, पैसा देगी ना। फ्री में थोड़ी ना, खाला जी का घर थोड़ी ना है। आरबीआई पैसा देगी बैंकों को कि बैंक भैया सुनो यार, एक काम करो, लो पैसा वैसा लो और हमको जरा सिक्योरिटीज भेज दो। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी मेरे भाई, आरबीआई आपके हमारे पैसे में ये चीज खरीदेगी। आप पैसे में अगर खरीदेगी तो पैसा जाएगा बैंकों के पास, और जब बैंक के पास पैसा जाएगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई में वो पैसा आपका पहुंच जाएगा। मनी सप्लाई हमारी क्या होगी, मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब पूछो कैसे भैया, अरे भाई जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो ज्यादा लोन देंगे, ज्यादा लोन देंगे, जनता के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, खत्म। राइट, तो ये सिक्योरिटीज में कंफ्यूज नहीं होना कि सिक्योरिटीज क्या होती हैं भैया। नॉर्मल मान लो कि कोई चीज है जो आपकी आरबीआई जैसे खरीद रही होती है आपके हमारे यहां पर, और बदले में आरबीआई पैसे में खरीदेगी वो चीज। जब खरीदेगी उसको, राइट, तो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब इसका उल्टा, जब वो सिक्योरिटीज को बेचेगी, मान लो आपकी आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई हमारी सिक्योरिटीज को बेच रही है। अगर आरबीआई सेलिंग सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटीज को वो सेल कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भैया जी बदले में पैसा लेगी ना बैंकों से। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी, बैंकों के पास पैसा कम पहुंचेगा। और जब बैंकों से पैसा, बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा तो जनता को लोन कम देंगे। जनता को लोन जब कम देंगे तो क्या होगा, तो भैया जी आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। कितना आसान। मैं बहुत आराम से आपको एक एक चीज समराइज करूंगा, बहुत ध्यान सुनना। तो मेरे भाई हमारा क्या था ये, राइट, हमारा बहुत सिंपल मेथड ये था हमारा कि अगर ये सारे मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूं, सबका पर्पस ये होता है कि मनी की सप्लाई को रेगुलेट हम लोग कैसे करते हैं। पहला था हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटीज को बाई करता है। तो जब आरबीआई सिक्योरिटी को बाई करेगा तो बदले में बैंक को पैसा देगा। इसका मतलब बैंक के पास पैसा खूब आ जाएगा, तो फिर बैंक ज्यादा लोन दे पाएगी। जब बैंक ज्यादा लोन देगी तो जनता के हाथ में पैसा खूब आएगा, उसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन जब आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगी तो बदले में पैसा लेगी ना, तो बैंकों के पास से पैसा जाएगा आरबीआई के पास, तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। जब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो भैया जी मनी की सप्लाई हमारी डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज लोन जो है वो कम देंगे। सिंपल। ये था आपका कहानी मेरे भाई, पहली कंडीशन। ठीक है, दिस वॉज हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। आ जाओ, अब ऊपर जगह है क्या यहां पर, चलो वही बताता हूं मैं आपको। दूसरा भाइयों हमारा है रेपो रेट। ध्यान से देखो, नो व्हाट एग्जैक्टली इज रेपो रेट। अब रेपो रेट में क्या होगा, जैसे मान लो ये हूं मैं और ये हो तुम अमीर मैं गरीब यहां पर, ठीक है। तुम हो अमीर और मैं हूं गरीब, जो तुम्हारे पास आया है कि ए भैया सुनो, जरा थोड़ा सा यार एक काम करो, लोन वोन दे दो मुझे। ठीक है, तो आप ठहरे अमीर और मैं ठहरा गरीब। ठीक, और मैं आपके दरवाजे पर आया हूं, गुहार लगा रहा हूं कि भैया जरा मुझे कुछ लोन वोन दे दीजिए, जरूरत है मुझे। ठीक, तो नॉर्मली मान लो
मैंने आपसे लिया लोन, ठीक है, मैंने आपको बोला कि यार एक काम करो जरा मुझे लोन दे दो, और यहां पर मैं का मतलब हो गया कमर्शियल बैंक। मैं का मतलब हो गया मेरे भाई कमर्शियल बैंक। ये रही कमर्शियल बैंक हमारी, ओके। तो मैंने आपसे लोन माना, आप मतलब आरबीआई हो आप, और आरबीआई कहती है जानकार बने समझदार बने, और हमारा डीपीएसपी भी कहता है कि जानकार बने समझदार बने, राइट। सॉरी, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी कहती है जानकार बने समझदार बने। एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है कौन सी पता है? एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तो वो भी भाइयों ध्यान में रखें। चलो बढ़िया। तो दोस्तों, ये मैं हूं और ये आप हो, मैं कमर्शियल बैंक हूं, आप आरबीआई हो। अब मुझे आपसे पैसा चाहिए, राइट। तो मैंने आपसे बोला यार सुनो, यार सुनो, तुमको मैंने, यार इतना दिन हम लोग साथ में रहे हैं, पैसा दे दो यार। तुम बोलोगे सर पैसे की बात मत करो, जान हाजिर है आपके लिए। लेकिन गुरुजी आपने पढ़ाया हमें, है ना, आपने सीडीएस इंडिया एफकेट जो भी है क्लियर करने में मेरी थोड़ी सी हेल्प की, राइट। तो मैं आपको पैसा जरूर दूंगा। लेकिन गुरुजी क्या है ना, कि आज के जमाने में भरोसा नहीं है। तो गुरुजी एक काम करो, अगर मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन बदले में, राइट, लेकिन बदले में एक काम करो, जरा कुछ कोलेट्रल दे दो मुझे, है ना, एक काम करो जरा कुछ दे दो भाई, कुछ गिरवी उरवी रख दो। आपने मुझसे बोला कि यार एक काम करो कुछ गिरवी रख दो तो तुमको मैं लोन दे दूंगा, दैट्स इट। और ये लोन मैं आपसे ले रहा हूं शॉर्ट टाइम के लिए। ये लोन मैं आपसे जो ले रहा हूं भाइयों, ये हमारा है शॉर्ट टर्म लोन, कि मैं आपसे शॉर्ट टाइम के लिए ये लोन ले रहा हूं, राइट। आपने मुझे लोन तो दे दिया, बट आपने बोला कि एक काम करो यार, बदले में जरा कुछ कोलेट्रल दो। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर, ठीक है। लेस देन 1 ईयर के लिए मैं आपसे ये लोन ले रहा हूं। लेकिन आपने फिर भी मेरी बात नहीं मानी, आपने बोला गुरुजी यार देखो आजकल भरोसा तो नहीं कर सकते। कोलेट्रल का मतलब ये होता है ना, जैसे होता है ना कि आपने कुछ गिरवी रख दिया, कि भाई एक काम करो हमारी सिक्योरिटीज रख लो, लो, है ना। बैंक के पास क्या होता है? सिक्योरिटीज होता है, और क्या होगा उसके पास? तो सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के फॉर्म में वो रख देगी, और फिर बदले में उसको लोन मिल जाएगा। अब अगर हम इसको इकोनॉमिक्स में समझें, तो इसका मतलब भाइयों ये होता है कि रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म में लोन देती है, और कोलैटरल लेकर खत्म। पूछ लेगा एग्जाम में क्या होता है, ध्यान से दोबारा सुनो। रेपो रेट, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट at which the RBI lends money to commercial banks for short term on behalf of a collateral। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि कोलेट्रल के बिना नहीं मानेगी भैया, बदले में कुछ तो गिरवी चाहिए। कैसे लोन दे दे, आपका क्या भरोसा। जैसे आज आप लोन लेने जाते हो ना, तो आपकी वो 3 साल की मांगेंगे, वो क्या कहते हैं, अरे, अरे क्या नाम है उसका, सैलरी स्लिप वगैरह, या फिर आपका अकाउंट स्टेटमेंट, समझे। 3 साल का मांगेंगे आपका आईटीआर, कि जरा दिखाओ आपने आईटीआर कहाँ फाइल किया है, ठीक है, 3 साल का। तो ये सब चीजें लेते हैं, फिर आपके बाकी फिर कोलेटर भी लेते हैं उधर। तो सेम आपका होता है। तो रेपो रेट क्या है ना भाई, रेपो रेट आपका ये वो रेट है जिस पर आरबीआई पैसा बैंकों को उधार देती है शॉर्ट टर्म के लिए, किसी कोलेट्रल के बिहाफ पर, राइट। ये है एक सिंपल फंडा। अच्छा जी, एक चीज क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब इसी में दूसरा बच्चा होता है इसका बैंक रेट। रेपो रेट का बड़ा भाई है बैंक रेट, अंतर बस बालक दोनों में एक ही है। और अभी तो रुको, अभी तो देखना इस पर क्या सवाल बनते हैं मस्त। बैंक रेट भाइयों, बैंक रेट और रेपो रेट में बस एक अंतर है, कि बैंक रेट आपका होता है फॉर लॉन्ग टर्म, दैट्स इट, खत्म। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और यहां कोई कोलैटरल नहीं होता है, विदाउट एनी कोलैटरल।
बिना कुछ गिरवी रखे आप यहां पर लोन आरबीआई जो है वो उधार देती है कॉमर्शियल बैंक को। दैट्स इट, खत्म। तो रेपो रेट और बैंक रेट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक तीसरा मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर मैं इसमें कंडीशंस आपको बताऊंगा क्या होते हैं। तीसरा हमारा होता है रिवर्स रेपो रेट, जो कि करंट में शायद 3.35 के आसपास है, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है भाइयों? अब मान लो कभी ऐसा हुआ कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास खूब पैसा आ गया। भाइयों, कॉमर्शियल बैंक्स के पास खूब पैसा आ गया है कि लो भैया था पैसा, है ना, खूब पैसा कूट लिए लोग। तो कमर्शियल बैंक कहती है, क्या बेटा, हैं, क्या बोला था पिछली बार? पिछली बार क्या बोला था मुझसे? उधार के लिए कोलेटरल चाहिए? अब एक काम करो, मैं तुम्हें उधार देता हूं। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक उधार देती है, कॉमर्शियल बैंक आपकी उधार देगी आरबीआई को। राइट? तो यहां पर कॉमर्शियल बैंक लेंड करती है आरबीआई को। इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, ये हमारा होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट भाइयों वो आपका इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करती है आपका। ठीक है। तो जो एक्सेस फंड होता है बैंक्स के पास, वो उसको डिपॉजिट कर देते हैं आरबीआई में जाकर, और बदले में इंटरेस्ट खूब कमाते हैं। तो अब मैं तीनों एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले आप मुझे बताना कि तीनों कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आए। और तीनों अगर आ गए हैं कॉन्सेप्ट समझ में, देन फिर इसमें से जो इफ एंड बट वाले सवाल हमारे होते हैं कि अगर हम ये बढ़ा दें तो क्या होगा, वो बढ़ा दें तो क्या होगा, वो बताना मुझे आप। ठीक है। सबसे पहले हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया? मैं आपको आज ये सिखा रहा हूं कि मनी के सप्लाई को हम कंट्रोल कैसे करते हैं मार्केट में। ये काम करने का हक होता है आरबीआई को, जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी में आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन से हैं, जहां पे पहला आपका है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ये आपका हमारा इसका मतलब होता है जहां पर आरबीआई सिक्योरिटीज को बोरो करती है या खरीदती है आपके। राइट? सिक्योरिटीज को या तो बोरो करेगी, बाई करेगी, या आपके बेचेगी। अगर ओपन मार्केट के तहत आरबीआई सिक्योरिटी को बोरो करेगी, इसका मतलब क्या होगा? बदले में बैंक को पैसा देगी। बैंक के पास पैसा आएगा, पैसा जाएगा मार्केट में, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम ओपन मार्केट में जब भी हम क्या करेंगे, बाइंग होगी, सिक्योरिटीज की अगर बाइंग हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन हमारा बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और जब ओपन मार्केट में सेलिंग होती है सिक्योरिटीज की, तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन हमारा घट जाएगा। ये पूछेगा आपसे एग्जाम में सवाल। अब कैसे, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा ओपन मार्केट। ठीक है। दूसरा भाइयों आपका था रेपो रेट। बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर हमारी आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए किसी कोलेटरल पर उधार देती है, किसी चीज के बदले उधार देती है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक। दैट्स इट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इसी का उल्टा। कभी कभी जब बैंकों के पास खूब पैसा आ जाता है, तो वो अपना पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं और बदले में एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते हैं। ऑब्वियसली आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, तो वो इंटरेस्ट कम देता है। इसलिए आप देखोगे कि रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट बहुत कम होता है। रिवर्स रेपो रेट आपका 3.5% के आसपास ही होता है। ठीक। तीसरी कंडीशन हमारी बैंक रेट थी। बैंक रेट और रेपो रेट में कुछ अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऑल्सो रेपो रेट में आपको सिक्योरिटी नहीं लगती, सॉरी, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कोलैटरल देना पड़ता है, लेकिन बैंक रेट में कोलैटरल नहीं देना पड़ता है। चारों चीजें आपको भाइयों अच्छे से क्लियर है सभी को एक तरफ से? मजा। अब कैट रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, रात में कर लेना, हो जाएगा। चलो बढ़िया। आरबीआई डिसाइड करेगी। भैया जब इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो पैसा सेविंग अकाउंट में डालना चाहिए, नहीं स्कैम होता? अरे नहीं ना,
तुम्हें तो राहुल इंटरेस्ट से मतलब है ना, वो सरकार का सरदर्दी है कि वो महंगाई कम करेगी बढ़ाएगी, है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, क्या करेगी। तुम्हारा क्या होना चाहिए कि भाई आज मैं कैश लेकर बैठा हूं, उससे अच्छा हो कि मैं सेविंग में डाल दूं, एफडी में डाल दूं, म्यूचुअल फंड्स में डाल दूं, कहीं पर डाल दूं, जिससे क्या होगा कि मुझे ब्याज मिले, बस। चलो बढ़िया। तो ये है, आपका ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कंडीशंस पर, जो सवाल हमसे पूछेगा। फिर ये सीआरआर क्या होते हैं बताऊंगा मैं आपको। रफ पेज मैंने आज नहीं लगाया यार, भूल गया मैं, चलो कोई नहीं। कहाँ बताऊं, ये बता रहा हूँ, चलो। हम्म, ध्यान दो। अब जितना मैं पूछूं, आपने चारों चीज पढ़ ली, ठीक है। अब बस मुझे बताते जाओ, सोच कर। और सोचना, तुक्का मत खेलना, ठीक है। तुक्का तुक्का नहीं हो रहा है, गेम नहीं हो रहा है। अगर मैं रेपो रेट को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं रेपो रेट को दोस्तों इंक्रीज कर दूं, जरा मुझे बताओ, इन्फ्लेशन हमारा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, सोच कर। इन्फ्लेशन अपना डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। वाह 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 वाह, थोड़ा सोचना नहीं है ना। कुछ लोग डिक्रीज बोलो, कुछ लोग इंक्रीज बोलो, एक तो हो ही जाएगा आंसर। इतने बड़े वाले हो तुम लोग ना। अरे सोचो, इधर देखो भाइयों, बहुत कॉमन सेंस, और मैं कह रहा हूं एग्जाम में इसको रट के मत जाना, ठीक है। एग्जाम में जो रट के जाएगा भाई, गलत करोगे फिर तुम, ठीक है, क्योंकि फिर होगा नहीं आपसे क्वेश्चन। देखो, सोचो, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा। रेपो रेट क्या होता था, जिस रेट पर बैंक्स पैसा उधार लेती थी। तो सोचो, अगर रेपो रेट हमारा बढ़ जाएगा, तो क्या बैंक पैसा उधार लेंगी आरबीआई से। अरे भाई, हायर रेट पर कौन पैसा उधार लेता है यार। तो अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा, रेपो रेट क्या होता था, जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को उधार देती। तो सोचो, अगर कॉमर्शियल बैंक उधार ना ले क्योंकि रेट ज्यादा हो चुका है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बैंकों के पास पैसा जो होगा वो कम आएगा। और जब बैंक उधार नहीं लेंगी आरबीआई से, पैसा कम आएगा, तो भैया जनता को उधार कहां से देंगी। जनता के पास भी कम पैसा जाएगा, और जनता के पास कम पैसा जाने का मतलब होता है इन्फ्लेशन कम होना। खत्म। तो पहली चीज मैं आपको सिखाई कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कम होता है। इन्फ्लेशन कम होगा मतलब ग्रोथ कम होगी। ग्रोथ कम होगी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कितना इंटरेस्टिंग है। दैट्स इट। ये था हमारा पहला कंडीशन, ठीक है। कंडीशन नंबर टू, अगर मैं रेपो रेट को डिक्रीज कर दूं, आप दूसरा तो उल्टा होगा, ये आपको पता ही है। अगर दोस्तों हम लोग रेपो रेट को डिक्रीज कर दें, तो अगर रेपो रेट डिक्रीज हो जाएगा तो भाई बैंक उधार लेंगी, और जब बैंक उधार लेंगी तो फिर जनता को उधार देंगी। तो इसमें क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन जो है वो राइज कर जाएगा। इन्फ्लेशन राइज करेगा तो ग्रोथ होगी मार्केट में हमारे। जब ग्रोथ होगी तो भैया जी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। कितना आसान। तो ये था हमारा पहला फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है। फैक्टर नंबर टू, अगर मैं रिवर्स रेपो रेट को, अब ये सोचना, चलो, अगर मैं थोड़ा जोर डालो अपने दिमाग में, अगर मैं रिवर्स रेपो रेट को, अगर मैं रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दूं, अब मुझे बताओ, पहला ऑप्शन कि इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज होगा, या दूसरा ऑप्शन डिक्रीज होगा, क्या लग रहा है। चलो बताओ, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा बालको या डिक्रीज होगा। मुझे तुमसे मोहब्बत है।
बताओ। तुक्के वालों, इतने खतरनाक हो ना तुम लोग। थोड़ा बुद्धि बुद्धि नहीं लगाते हो। क्या करोगे उस बुद्धि का? हाँ, बुद्धि करोगे क्या बे? हाँ भाई। हम्म, हम्म। तो 66% लोगों ने चूज किया है इंक्रीज, बाकी लोगों ने चूज किया डिक्रीज। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो भाई, ठीक है, आ जाओ इधर। भाई अगर रिवर्स रेपो रेट हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट अगर हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है लाल, अगर हमारा रिवर्स रेपो रेट होता है इंक्रीज, इसका मतलब समझे? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिस पर बैंक उधार देती है आरबीआई को। तो अगर मैं वो रिवर्स रेपो रेट को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, तो बैंक जो हमारी होंगी वो तो प्रिफर करेंगी ना लोन देना, प्रेफर करेंगी ना आरबीआई को पैसा देना। क्यों? क्योंकि उनको हायर इंटरेस्ट मिल रहा है। और जब बैंक अपना पैसा उधार दे देंगी आरबीआई को, तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। और जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो जनता को कम पैसा देंगी। और जब जनता को कम पैसा देंगे तो क्या होगा बालक? तो ये होगा कि इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। तो यहां भी आपका क्या है, इन्फ्लेशन हमारा डाउन हो जाएगा। अब ये मैं फिर अभी आपको बताऊंगा, परेशान मत हो। इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा, ग्रोथ डाउन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और एक आखिरी केस क्या होगा, कि अगर हम रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर दें, अगर हम रिवर्स रेपो रेट को कम कर दें, तो इस केस में इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, ग्रोथ हमारा बढ़ जाए। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल फंडा ध्यान रखेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो सिंपल सा बात है। अगर रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, वो रेट जिस पर बैंक्स उधार देंगी आरबीआई को। अब इमेजिन करो आप बैंक हो और मैं आरबीआई हूं। आप मुझे कब उधार देना पसंद करोगे? जब आपको बदले में इंटरेस्ट खूब अच्छा मिले ना। तो रिवर्स रेपो रेट ही आपका वो रेट होता है जिस पर उधार आप मुझे दोगे। तो अगर मैं उसी रेट को बढ़ा दूं, तो आप तो प्रेफर करोगे ना, आप बोलोगे हाँ लो 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 और लो और लो और लो, राइट, और रखो पैसे और ले जाओ। समझे बालक? इस कंडीशन में क्या होगा, आपका रिवर्स रेपो रेट जो है हमारा, जब वो बढ़ जाएगा, तो बैंक्स अपना पैसा आरबीआई को दे देंगी। बैंकों के हाथ में पैसा कम रहेगा। और जब बैंकों के हाथ में पैसा कम होगा बालक, तो उस केस में क्या होगा, जनता के हाथ में कम पैसा जाएगा, और इन्फ्लेशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग लगा चारों पॉइंट? मजा आ गया? टनननन। अरे अश्विनी जी, आरबीआई के घर से नहीं जा रहा है ना, आरबीआई पे वो, ऐसा रियल में थोड़ी ना होता है कि आरबीआई को लोन दे रहा है।
वो तो बस आरबीआई के पास रखते हैं पैसा, उसको बोलते हैं। जिस रेट पर रखते हैं ना उसको बोलते हैं आपके रिवर्स रेपो रेट। चलो बढ़िया, मजा आ गया। हाँ जी, आरबीआई डिसाइड करती है। अरे इस्लाम जी दोबारा पढ़ना जाके भाई। इबिट्टा आपके बिजनेस में होता है यार, आपका पूरा कितना हुआ है? हम्म, 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 इन्फ्लेशन। ये बढ़ेगा इन्फ्लेशन, हाँ। चलो, तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, राइट, कृपया ध्यान में रखेंगे। बढ़िया 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 बढ़िया। आ जाओ। तो भाइयों ये था हमारा फंडा। अब सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे खूब सारे, राइट, खूब सारे सवाल हमारे होते हैं इसके ऊपर, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। बट उसके पहले एक और चीजों को दो। ये तो आपका हो गया भाइयों हमारा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब दो हमारे और होते हैं, एक आपका होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर, है ना। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया सीआरआर और एसएलआर क्या है। कुछ नहीं है, लल्लू सा क्वेश्चन है, देखो। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर हमारा होता है कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। यह है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो हमारा होता है सीआरआर। अब भाइयों ध्यान सुनना, सीआरआर हमारा ये वो परसेंटेज होता है। सीआरआर इज अ परसेंटेज जो बैंकों को आरबीआई में रखना पड़ता है, राइट। अब ये आपको समझ नहीं आया मुझे पता है, कोई बात नहीं, इधर आओ। नो, व्हाट एग्जैक्टली इज सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? पहले मैं अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद फिर एग्जांपल से आपको मत समझाऊंगा, ठीक है। सीआरआर हमारा होता है, इट इज अ परसेंटेज, इट इज अ परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट। बैंक के टोटल डिपॉजिट का एक परसेंटेज होता है, दैट इट मस्ट कीप एज कैश रिजर्व। विथ आरबीआई। कितना आसान है मेरे भाई। मान लो बैंक के पास, चलो हमने मान लिया बैंकों के पास, देखो नॉर्मल भारत में फंक्शनिंग कैसे होती है आप ये जान लो। मान लो ये कोई बैंक है हमारी, ठीक है। तो बैंक के पास पैसा कहां से आता है? आप लोग आओगे अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हो ना। आप लोग आएंगे और अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हो। तो वो पैसा फिर बैंक क्या करती है, उसको उधार में देती। अब सोचो, मैंने 10 लाख रुपए बैंक में रखे, आपने भी 5 लाख रुपए रखे, हम दोनों ने मिलकर 15 लाख रुपए बैंक में रख दी। कोई तीसरा व्यक्ति आता है, उसको लोन चाहिए 15 लाख का। सोचो अगर बैंक पूरे 15 लाख का लोन दे दे उसको, तो अगर हम में और तुम में से कल के दिन जाकर कोई बोले कि यार सुनो हमें 1 लाख की नीड है, मेरा पैसा वापस करो, तो बैंक पैसा कहां से देगी भाई? बैंक ने तो पूरा पैसा उधार दे दिया है, समझे। तो इसीलिए सीआरआर वो रेशियो होता है, वो परसेंटेज होता है कि यार इतना पैसा, भाई सुनो, बैंक एक काम करना, तुम उधार दे दो सब पैसा, लेकिन इतना पैसा जो हम आपको बताएंगे, ये पैसा आपको आरबीआई के साथ रखना पड़ता है रिजर्व में, कि कल के दिन कोई इमरजेंसी में कोई किसी को नीड हो तो हम इसमें से दे पाए, राइट। तो सीआरआर जिसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये एक परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इट मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद आरबीआई। मतलब हर बैंक को आरबीआई में कुछ पैसा टेम्परेरी तौर पर रखना पड़ता है। ये ऐसे समझ लो कि जैसे घर पे आप लोग क्या करते हो, हर महीने कुछ पैसा सेव करते हो ना इमरजेंसी के लिए, कि भाई उस पैसे को टच नहीं करेंगे। ऐसे ही हर बैंक को आरबीआई के साथ कुछ पैसा अपना रखना पड़ता है, कि भाई इस पैसे को हम लोग टच नहीं करेंगे, कल के दिन कुछ इमरजेंसी होती है तब यूज करेंगे। इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, राइट, ये हमारा होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल,
इफ अगर हम कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दें तो अब मुझे बताओ इन्फ्लेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सोचना बढ़िया से। पहला ऑप्शन है इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, दूसरा ऑप्शन है इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। सवाल मेरा यह है कि अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देती है तो हमारे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके हमारे इस पर, बताओ। करंट में जो आपका हमारा कैश रिजर्व रेशियो है वो 4% है, ठीक है। 4% के आसपास है अभी। एज ऑफ मार्च इट इज 4%। 2025 में इट इज 4%। वाह, तुम लोग तो समझदार हो गए हो बे अब। वेरी गुड, शाबाश। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, अगर हम सीआरआर बढ़ा देंगे, अगर इस परसेंटेज को हम 4 से 10 कर दें, तो बैंकों के पास कम पैसा होगा लोन में देने के लिए। जब बैंक के पास पैसा कम होगा लोन में देने के लिए, तो जनता के हाथ में पैसा कम आएगा, और इन्फ्लेशन हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में रहेगा। कितना आसान, राइट। वहीं पर अगर हम ये एसएल सीआरआर को डिक्रीज कर दें, तो इस केस में क्या होगा, इन्फ्लेशन राइज कर जाएगा। समझे, इन्फ्लेशन राइज कर जाएगा। ठीक। तो जरा ध्यान रखो कि अगर इंक्रीज होगा सीआरआर में तो इन्फ्लेशन पर क्या इंपैक्ट, डिक्रीज होगा तो क्या इंपैक्ट। ठीक, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। अच्छा जी, ये तो हो गया तुम्हारा सीआरआर। अब आते हैं एसएलआर पर, दैट इज स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर क्या होता है हमारा, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ये पैसा जो आपका सीआरआर था, ये पैसा तो आप आरबीआई के साथ रखते हो, लेकिन एसएलआर बैंक को अपने लेवल पर मेंटेन करना होता है, जिसमें आप लिक्विड गोल्ड या बाकी चीजों को, बाकी एसेट्स को रखते हो कि इसको टच नहीं करना है, जो करंट में आपका 18% है। बस खत्म। तो बैंक के टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो उनको रखना पड़ेगा सेफ, कि कल के दिन भाई कोई पैसा आके ले जाए तो ऐसा ना हो कि भाई बैंक के पास पैसा ही नहीं है, है ना। तो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर ये होता है कि सीआरआर को आपको आरबीआई के साथ मेंटेन करना होता है, कि आरबीआई में रखना होता है, लेकिन एसएलआर को बैंक को अपने खुद के लेवल पर रखना होता है, राइट। जैसे मान लो कि आप बैंक के पास 100 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो बैंक के पास 100 रुपए आया, तो ऐसा नहीं होगा कि बैंक पूरे 100 रुपए को लोन में उड़ा दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक। बैंक इस 100 रुपए में से 4 रुपए आरबीआई को देगी और बोलेगी जरा इसको संभाल कर रखो, और बाकी के 18 रुपए को बैंक खुद खुद के लेवल पर संभाल कर रखेगी, कि इसको मुझे किसी को नहीं देना है इमरजेंसी के लिए। और बाकी जो आपके हमारे पैसे बचेंगे, बाकी रिमेनिंग पैसे को, बाकी 78 रुपए जो भी आपका बच रहा है, ठीक है, उस पैसे को बैंक लोन के फॉर्म में बांट देगी। ये होता है फंडा। यहां भी सेम फंडा, अगर एसएलआर आप बढ़ाओगे तो बैंक के पास पैसा कम होगा, कम लोगों को लोन देगी, उससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन डाउन हो जाए। ठीक। तो एसएलआर और सीआरआर में अंतर बहुत लोग को कंफ्यूजिंग लगता है, बट आपके लिए नहीं होना चाहिए। एसएलआर बैंक खुद के लेवल पर मेंटेन करता है, जिसमें आपका गोल्ड भी हो गया, कैश हो गया, ये सब कुछ वो रखता है, कि कल के दिन इमरजेंसी में देना पड़े किसी को उधार तो दे पाए, या किसी कोई अपना पैसा वापस लेने आए तो हम उसको दे पाए। ऐसा ना हो कि भाई पूरा पैसा हमने लोन में बांट रखा है, एक काम करो 2 दिन बाद आओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बैंक के पास कुछ पैसा होता है जो उनको रखना पड़ता है, ऐसे उसको बोलते हैं एसएलआर, और जो आरबीआई के साथ रखते हैं उसको बोलते हैं सीआरआर। तो ये दोनों में ध्यान रखना कि अगर एसएलआर बढ़ाएंगे तो फिर आपका इन्फ्लेशन डाउन होने वाला है, ठीक है, फॉर सेम रीजन। चलो बढ़िया। तो आपने यहां पे क्या सीखा कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग कैसे रेगुलेट करते हैं, आरबीआई कैसे करती है, जहां आपने देखा कि हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, हमारे सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं और इन पे इंपैक्ट क्या होता है। बड़ी, ये पूरा फंडा मस्त पड़ा है। किसी को भी अगर 1% भी डाउट, वैसा भी होगा नहीं, बट अगर होता भी है ना मेरे भाई, तो प्लीज दोबारा सुन लेना इसको। अब ये एक बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं यहां पर, बट इसके पहले हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, आ जाओ।
चलो अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मैं आपको पोल दे रहा हूं। अबे गधेड़ू लाल, देखो, उसने बोला कि मनी मल्टीप्लायर हमारा इकोनॉमी में इंक्रीज होगा विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है लाल? इसका सिंपल मतलब है कि अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा, अगर बैंक विल हैव मोर मनी, तो वो क्या करेंगे, वो उसको मोर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो उसको ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, वो उसको ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो उसको ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है भाई, मतलब आपको एक चीज समझ में है ना कि मनी मल्टीप्लायर हमारा कब इंक्रीज होगा? जब बैंकों के पास पैसा खूब होगा। ठीक है, जब हमारे बैंकों के पास खूब पैसा होगा तभी आपका मनी मल्टीप्लायर जो है वो काम करने वाला है। ये सिंपल फंडा हमने सीखा है। ठीक है, ओके भाइयों, ये था हमारा सिंपल पॉइंट। तीसरी कहानी ऑप्शन पे आता है, इंक्रीज इन CRR। अब ये बताओ, अगर तुम CRR में इंक्रीज कर दोगे, हाँ भाई, CRR में अगर इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब जो RBI के पास पैसा रखना था बैंक को, वो बढ़ जाएगा ना। तो बैंक के पास पैसा कहां बचेगा भाई? अगर RBI को जो पैसा देना है बैंक को, या RBI के साथ जो भी रखना है पैसा रिजर्व में, अगर वो पैसा अपना बढ़ जाएगा मेरे भाई, तो भाई आपका मनी मल्टीप्लायर तो डिक्रीज होगा ना। क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है, RBI के पास रख दिया उसने। 4% की जगह अगर मान लो 6% हो जाए, तो भाई बैंक के पास पैसा कम है, RBI को दे दिया उसने, तो मनी मल्टीप्लायर तो काम नहीं करेगा ना। तो ये ऑप्शन गलत है। सेम रीजन आपके SLR में। सोचो, अगर SLR बढ़ेगा, तो जो बैंक को खुद के लेवल पर मेंटेन करना होता है, खुद खुद, और इन पैसों को आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। CRR और SLR को आप कहीं इस्तेमाल नहीं करते हो, ये इमरजेंसी के लिए रखे होते हैं। तो अगर आप SLR का लेवल बढ़ा दोगे भाइयों, सोचो, तो बैंक इसको यूज ही नहीं कर पाएगी। राइट, मान लो आज 18% हमारा SLR है, कल के दिन 22% हो जाए, तो भाई बैंक अगर इतना पैसा यूज नहीं कर पाएगी, तो मनी मल्टीप्लाई कहां से होगा भाई? ये भी गलत। तीसरा, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, या फिर पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है। राइट, इसका आंसर सी होगा। कैसे भैया? मेरे भाई, जब बैंकिंग हैबिट लोगों की बढ़ेगी, इसका मतलब आपने देखा होगा कि सरकार का मेन फोकस था नए बैंक अकाउंट को ओपन कराना, याद आया? बैंक अकाउंट को ओपन कराओ। राइट, और फिर जनता क्या करेगी, उसमें पैसा जमा करेगी। और जब जनता पैसा जमा करेगी, तो उससे क्या होगा? उससे भैया जी, हमारे जो बैंक्स होंगी वो पैसे से पैसा बनाएंगी। उसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लाई करेंगी। मनी मल्टीप्लायर हम उसी को बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। ठीक,
ये आपके सिविल सर्विसेज 2021 का एक बेहतरीन सवाल था। राइट। अब जरा मैं एक काम करूं, मैं इसको जरा रिपीट कर दे रहा हूं, फिर आप बताना, अगर अच्छा लगा तो मस्त बोलना, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज होता है किसके साथ, ये बोला गया मेरे भाई, सीआरआर और एसएलआर आपके वो परसेंटेज होते हैं पैसों के जो जिसका यूज बैंक नहीं करती किसी भी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। सीआरआर को उसको आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, एसएलआर को खुद के लेवल पर रखना पड़ता है। राइट। तो सोचो अगर इन दोनों का लेवल बढ़ जाएगा तो वो पैसा जिसका बैंक यूज करती है वो पैसा तो कम हो जाएगा ना। राइट। तो इससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज कर जाएगा। राइट। लेकिन जब बैंकिंग हैबिट लोगों की चेंज होगी, लोग बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, अपना पैसा वैसा रखेंगे उसमें, तो उससे क्या होगा, बैंकों के पास पैसा आएगा और मजे ही मजे। अब बताओ, आया मजे? अरे बोलो क्लियर। क्रिस्टल क्लियर। लक्ष्मी चिट फंड। हम्म। मजा आ गया। बढ़िया। भैया सुपर 100 में कितनों का एफ निकला यार? 4-5 का नहीं निकला है। सबने दिया थोड़ी ना था, अराउंड 35 या 40 लोगों ने दिया था। 35 या 40 के आसपास लोगों ने दिया था, ठीक है। सबने नहीं दिया। राहुल शर्मा जी ने लिखा है, भैया कभी इकोनॉमिक्स इतनी प्यारी नहीं लगी। थैंक यू राहुल, बस रिवाइज कर लो तो मुझे भी फिर और प्यारा लगे। ये था पहला क्वेश्चन भाई, ठीक है आज का। आते हैं आगे। कोलेट्रल क्या होता है आपको बताइए यार, ठीक है। कोलेट्रल हमारा एक एसेट होता है जो हम रखते हैं कुछ भी लेने के पहले, उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल। ये मैं बताऊंगा आपको। चलो, सीडीएस 2010 का एक प्यारा सा सुंदर सा सवाल है, बताओ जरा। हम्म। अरे सोच के करना भाई, सोच के। भाई पता है, जैसे आज आपका का रिजल्ट आया है, मतलब फेल भी लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ जादू आता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। जितने लोग का क्लियर होता है उतने लोग फेल भी होते हैं। बट जो मैसेज होता है ना यार, मतलब मैं आपको फीलिंग बताऊं, और 3 साल से सेम फीलिंग है भाई। ठीक है, अब तो 4 साल होने वाले हैं। 4 साल से सेम फीलिंग। मतलब जब मैसेज आने शुरू होते हैं ना, डर होता है पता है स्टार्टिंग में, कि यार कम लोग का क्लियर हुआ है क्या यार, कम मैसेज आ रहे हैं क्या यार, क्या उसके बाद जब थोड़ी देर रुको ना, उसके बाद जो भाई व्हाट्सएप पे खट 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 खट, अच्छा लगता है, ठीक है। कि हाँ यार, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 1600 कुछ लोग का हुआ है, ठीक है, तो गिन लेना भाई। आपको जो स्क्रीनशॉट दिखेंगे ना वो 20 ज्यादा ही मिलते हैं। क्योंकि मुझे पता है, पीपल आउट देयर हु आर वेटिंग कि मैं एक गलती करूं, एक गलती करूं।
पर उनको पता नहीं है कि कि उनको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा वो, ठीक है। हाँ, तो अगर पहली बात तो ऐसा मुझे कुछ मैं क्लेम नहीं करूंगा, बट अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि हाँ भाई 1600 लोग का हुआ, 1700 लोग का हुआ, तो आप अगर गिनोगे ना तो 1720 लोग मिलेंगे आपको। 20 25 30 लोग तो ऐसे हम गिनते नहीं कि चलो छोड़ दो, क्या पता किसी का 2 बार अगर हो गया है तो, समझे। तो बस एक चीज है कि अगर कहीं पर भी कोई भी आपको ऐसा बोलता है ना, विवेक वो दिखाना पड़ता है यार, पता है, राइट। तो कहीं भी अगर आपको कोई भी फलाना कोचिंग A to Z बड़ी बड़ी कोचिंग जो भी है, वो कोई भी नंबर कोट करे ना कि मेरे तो 200 का हो गया, 400 का हो गया, 10,000 का हो गया, 800 का हो गया, सिंपली बोलो कि सर प्लीज 800 स्क्रीनशॉट दिखा दो ना सर। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसमें रात लगाऊंगा, और भाई ये कमाई है, ठीक है। इसको अगर किसी को शो ऑफ बोलना है तो मैं प्राउडली करूंगा बे, और जितने हैं मेरे यहाँ पर, ठीक है, भगवान करे आपको भगवान मौका दे रिजल्ट शो ऑफ करने का, ठीक है, पीडीएफ में नाम आए तो दुनिया क्या बोलती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे पता है कि हाँ व्हाट वी डू टुगेदर, एंड वो हम करते रहेंगे, ठीक है, वो नंबर बढ़ता रहेगा। डेफिनेटली एफकैट में नंबर ऑफ पीपल अटेम्प्टिंग द पेपर वो डिप हुआ है, लेकिन जो अपने लोग हैं जिनका क्लियर होता है वो नंबर रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, देखना। तो अभी तो अराउंड 800 कुछ गिना थे मैंने आपकी क्लास से पहले। अभी रात में खाना वाना खा के फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, और अच्छा लगता है मतलब। और बीच में हाँ ये भी होता है कि कुछ तो का क्लियर नहीं भी होता, तो मिक्स्ड फीलिंग होती है, राइट। बट एफकैट के एग्जाम में क्या होता है ना, बिकॉज एफकैट एग्जाम ऐसा है, तो यहाँ नंबर ऑफ पीपल क्लियरिंग ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ पीपल फेलिंग। बट जो सीडीएस और इंडिया होता है, क्योंकि वो यूपीएससी का एग्जाम है यार, तो वहां पर नंबर ऑफ पीपल क्लियरिंग द एग्जाम वो कम होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ पीपल फेलिंग, बिकॉज नॉर्मल रेशियो है आपका, ठीक है। तो मिक्स्ड फीलिंग होता है, और जितना नर्वस आप होते हो ना भाई, उतना ही मैं भी रहता हूँ यार, ठीक है, चाहे वो एग्जाम के दिन हो चाहे वो रिजल्ट के दिन हो, तो अच्छा लगता है। चलो वापस। और हाँ भाई, एडमिशन के लिए दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, आपको पता है। उसकी जरूरत होती तो एडमिशन आज शुरू करता ना मैं। ओके चलो, एसएलआर कर लिया क्या आपने भाइयों, ठीक है, तो जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको कि एसएलआर हमारा है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज एसएलआर। तो एसएलआर में क्या होगा आपका, टू मीट एसएलआर कॉमर्शियल बैंक कैन यूज कैश ओनली। भाई एक बात बताऊं तुमको मैं, अगर कभी भी गेस वर्क करना है ना, या कभी भी रिस्क लेना है, कहीं भी अगर ओनली वाले आपको स्टेटमेंट दिखा करे ना, उनको तुरंत भगाया करो, भाग, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक यार कैश यूज कर सकती हैं, गोल्ड यूज कर सकती है, मैंने अभी आपको बताया। तो भाई ये तो रॉन्ग हो गया, जब पहला रॉन्ग हो गया, खत्म। एसएलआर को मेंटेन खुद के लेवल पर करना होता है, हाँ भैया। एसएलआर रिस्ट्रिक्ट करता है बैंक को कि वो ज्यादा मनी को पंप करे, बिल्कुल। अगर वो 18% है, इसका मतलब 18% आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, That's it, खत्म। कितना बेहतरीन सवाल। इधर आते हैं, राइट, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। तो ये तो मैंने अभी आपको दो ही पढ़ाया है, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यही दोनों हमारे होंगे, खत्म। 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, आगे आओ। ओके, ये तो हमने शायद किया था ना उस दिन, ये तो कर लिया था हमने यार, है ना, ये तो हमने किया था। हाँ ये वाला हो गया था। ये बताओ चलो, क्वेश्चन नंबर 29 भाइयों, पोल दे रहा हूं, पोल में टिक करना अच्छे से, पोल में बढ़िया से टिक करो। इंग्लिश के टेस्ट में 70 75 आ रहे हैं। अरे ठीक है भाई, 70 75 और क्या चाहिए तुमको यार। नेगेटिव मार्किंग लेके अगर आप बता रहे हो तो अच्छे हैं, वरना फिर 10 नंबर की मेहनत है आपकी। या तो बिन है या तो और आज क्या हुआ है। क्या यार, खतरनाक लोग हो तुम। हाँ भाई हो गया, कर लिया क्या। कह रहा कैश रिजर्व रेशियो अगर लोअर कर दें तो सप्लाई जो मनी की होगी इकोनॉमी में वो क्या होगी, क्या बात है। प्राउड फील करा दे तुम लोग, 88% लोगों ने सही किया है। वाह यार, बढ़िया, गुड यार, ध्यान रखो इन चीजों को। आ जाओ, सीएपीएफ का सवाल था ये।
कह रहा सीएपीएफ में एक और दो सवाल आए थे आपके, सीएपीएफ 2023 में दो सवाल आए थे इकोनॉमिक्स में। एक ये वाला आया था, एक ये वाला आया था कि बैंक को हमें मेंटेन करना होता है सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट। उस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो उस रेशियो का हम एसएलआर बोलते हैं। सीआरआर क्यों नहीं? बिकॉज यहां लिखा होता कि आरबीआई के साथ। तो अगर आरबीआई के साथ नहीं लिखा, इसका मतलब ये एसएलआर है आपका, ठीक है, जो खुद के लेवल पर मेंटेन करना होता है हमें। बस। चलो भाई, अब जरा वापस आते हैं। तो ये सब मैंने आपको सिखा दिया यहां पर। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हमारे क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हमारे क्या होते हैं? राइट। अब ये क्या होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म है, हमारा टॉपिक खत्म। फिर हम लोग गरीबी के बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध गरीब और वो गरीबी। और एक और चीज, थोड़ा फोकस फोकस अपना इंप्रूव करो बे। 1.25 घंटा पढ़ते हुआ नहीं, तुम्हारा नींद आने लगती है। क्या जवानी है बे तुम लोग की, क्या जाओगे फौज में? सपने तुम्हारे इतने बड़े, पैरा एसएफ में ही जाओगे। और बाय द वे, सुपर 100 में मैंने बताया नहीं आपको, देयर इज अ पर्सन फ्रॉम पैरा ऑल्सो। यहाँ वाले जानते हैं उनको। ऑब्वियसली आई कैन नॉट डिस्क्लोज नेम एंड बाकी चीजें। अभी तक वो ऑनलाइन कंटिन्यू कर रहे थे बिकॉज ऑफ हिज जॉब। बट अभी लास्ट एक महीने में वो यहाँ है, ठीक है? तो अभी मैं रिस्पेक्ट दे के बोल रहा हूँ, बट जब मैं सामने होता हूँ तो मतलब ही इज इतना रिस्पेक्टफुल। सर साहब ये वो खड़े होके भाई, मतलब अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये चीजें आप किसी को सिखा नहीं सकते हो, ये नेचुरली आती हैं, ठीक है? एंड उस बंदे ने भाई, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना, उस बंदे की सैलरी 1 लाख के ऊपर है, ठीक है? ही इज फ्रॉम 3 पैरा एंड नॉर्मल, मतलब सोल्जर है, ठीक है? इज नॉट ऑफिसर, ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी सैलरी 1 लाख के ऊपर है, बट बंदे ने यहाँ गद्दा नहीं खरीदा है। राइट। रीजन हमने पूछा क्यों, बोला कि साहब यहाँ पढ़ने आए हैं, गद्दा वद्दा खरीद लेंगे नींद ही आती रहेगी हमें। दैट इज द मेंटेलिटी। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इग्नोर करो या तुम्हारे पास है तो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन जितना स्ट्रगल तुम्हारा है नहीं, तुम बना लेते हो उतना। और जिसको जो चाहिए वो ले लेगा भाई अपना। समझ रहे हो? तो इसलिए भाई, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा एफर्ट डाल लिया करो अपने लिए यार। तुम्हें मोटिवेट करना पड़ता रहता है हमें। किसी भी सुपर 100 वाले से आप पूछोगे ना, वो बताएगा आपको उनके बारे में। चलो, ओके। सो एलएफ क्या होता है ना, व्हाट एग्जैक्टली इज हमारा एलएफ? एलएफ इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या होती है भाइयों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? क्या होती है देखते हैं। क्यूएनए में लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल। देखो, पहली बात तो लिक्विडिटी हमारा एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अबे जो मैंने तुमको अभी लिखाया वही तो है। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बालक? राइट। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कितना पैसा गया, कितना पैसा नहीं, ठीक है? ये आपका होता है। चलो, सो लिक्विडिटी आपका जो हमारा ये फैसिलिटी है, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल। अब इसके अंदर आपके हमारे तीन चीजें आती हैं, बहुत ध्यान सुनो। इसके अंदर आती हैं तीन चीजें। पहली आपकी चीजें हमारी आती हैं, फर्स्ट इज हमारी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। पहला हमारा आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक। दूसरा हमारा आता है इसमें आपका रेपो रेट, जो आप पढ़ चुके हैं अभी। और तीसरा भाइयों आपका आता है इसमें रिवर्स रेपो रेट। आता था, अभी रिवर्स रेपो रेट को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर क्या आया है मैं आपको बताता हूं। उसकी जगह पर हमारा आया है एसडीएफ। आई नो अभी आपके दिमाग में कुछ नहीं गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ। तो भाइयों हम यहां पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के तरीके होते हैं, यानी हमारे मार्केट में, हमारे मार्केट में बेसिकली कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं कि कितना पैसा जाएगा, कैसे रेगुलेट करते हैं। तो उसको रेगुलेट करने के तीन तरीके बताए गए हैं। एक एमएसएफ आपका होता है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दूसरा रेपो रेट होता है। तीसरा आपका, पहले रिवर्स रेट होता था, अब हम लोग एसडीएफ को फॉलो करते हैं। अब ये क्या है समझते हैं। देखो, एमएसएफ क्या होता है आपका? एमएसएफ जैसे कॉमर्शियल बैंक को अगर कोई लोन जल्दबाजी में चाहिए, ठीक है, मतलब कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर चाहिए, कोई लोन बहुत शॉर्ट नोटिस में चाहिए, तुरंत चाहिए। अगर मान लो कोई लोन आपको कॉमर्शियल बैंक को मेरे भाई
जैसे आपने बैंक रेट पढ़ा, आपने रेपो रेट पढ़ा, वहां पे क्या था? वहां पे यही था ना कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई उधार देती है, जिस रेट पर उसको बोलते, राइट। लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है आपके हमारे? इसमें ये होता है कि शॉर्ट नोटिस पर तुरंत अगर आपको लोन चाहिए, कॉमर्शियल बैंक को अगर तुरंत लोन चाहिए, राइट भाइयों, कॉमर्शियल बैंक को अगर आरबीआई से तुरंत लोन चाहिए, तो ये हमारा कौन देता है? आप एमएसएफ के थ्रू, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू वो ले सकता है, राइट। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है क्योंकि यहां पर लोन तुरंत मिल जाएगा, तो इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा आपका भाइयों, ध्यान रखना। यहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, ऑल्सो यहां पर कोलैटरल भी देना पड़ता है। तो कोलैटरल भी होता है और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है, दोनों चीजें हमारी होती हैं। गाइस जरा एक मिनट वेट करना। हेलो। ठीक है, ओके बाय। ओके, मैं क्लास में, ठीक है। हाँ भाई देखो, बहुत सिंपल है। एमएसएफ हमारा क्या है? आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब भैया मान लो आपको ओवरनाइट कोई लोन चाहिए, तुरंत चाहिए, कॉमर्शियल बैंक को तुरंत कोई लोन चाहिए, बैंक रेट से मिलने में या फिर आपके रेपो रेट से लेने में क्या है, बहुत टाइम लग रहा है यार, है ना? बहुत टाइम लग रहा है, राइट। लेकिन एमएसएफ के थ्रू क्या होगा? तुरंत आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई चीज तुरंत तुमको चाहिए भैया, तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा, आरबीआई बोलती है इंटरेस्ट ज्यादा लूंगा मैं इसमें भैया, और कोलेटरल भी देना पड़ेगा, राइट। रेपो रेट आपको बताइए, आप पढ़कर भी आ रहे हो। रिवर्स रेपो रेट आपको पता है, राइट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है आपका? साढ़े ऑलमोस्ट 3.35% ये रेट है आपका, ठीक है। और इसमें भी आपको कोलेट्रल देना होता है, इसमें भी आपको कोलैटरल देना होता है। तो दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है, अब जैसे मान लो जब बैंकों के पास पैसा खूब हो जाता है और आरबीआई को उधार लेना होता है, राइट, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट पे उधार लेती है, आपको पता है। यहां पर कोलैटरल भी देना पड़ता है आरबीआई को, ठीक है। लेकिन उसके पास एक ऑप्शन होता है एसडीएफ का। एसडीएफ का मतलब होता है तुम्हारा क्या? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। जिस पर क्या होता है? जिस पर मेरे भाई इसमें कोई कोलैटरल नहीं चाहिए होता, नो कोलैटरल, कोई कोलैटरल नहीं लगता। हाँ, बस ये है कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा होता है, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना बेहतरीन चीज आपने पढ़ा है। आई नो कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे मालूम है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो। तो भाइयों, हम लोग यहां पढ़ रहे हैं कि हम लोग कैसे लिक्विडिटी को और एडजस्ट करते हैं मार्केट के लेवल पर। जहां मैंने आपको सिखाया चार तीन चीजें हमारी होती हैं: एमएसएफ, विच इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत क्या होता है कि जैसे आपका बैंक रेट या रेपो रेट में क्या होता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, इसमें कमर्शियल बैंक्स लोन लेती हैं आरबीआई से, ठीक है। लेकिन एमएसएफ में तुरंत बैंक को लोन मिल जाएगा आरबीआई से। हाँ, बस ये है कि ये शॉर्ट टर्म, शॉर्ट नोटिस पे मिल जाएगा आपको, लेकिन इसमें ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। ऑब्वियसली कोई चीज अगर आपको तुरंत चाहिए तो भाई पैसा ज्यादा लगेगा। दैट्स इट, खत्म। रेपो रेट आपको पता ही है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता था? जहां पर अगर कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ज्यादा आ गया है, तो उन वो आरबीआई को लोन देती थी या आरबीआई के पास रखती थी किसी इंटरेस्ट पर पैसा। उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो कि 3.35% के आसपास है। अब चाहे तो बैंक इसको फॉलो करे या बैंक, और इसमें आपको कोलेट्रल देना पड़ता था बैंक को, आरबीआई को, आरबीआई को इसमें कोलेट्रल देना पड़ता था। तो एक ऑप्शन ये था, या दूसरा ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया 2019 के आसपास, जिसको हम बोलते हैं एसडीएफ, विच इज स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, राइट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हमारा, जिसमें बिना किसी कोलेट्रल के तुरंत लोन ले लो, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका हाई होगा, ठीक है।
हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई उधार आप ले लेती है, राइट, और कोई कोलेट्रल नहीं देती। दोनों ऑप्शन है आपके। तो एसडीएफ में कोलेट्रल नहीं देना पड़ता, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में अगर आरबीआई उधार लेगी तो देना पड़ेगा। तो उसके पास ऑप्शन है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है लेकिन कोलेट्रल होता है, यहां कोलेट्रल नहीं होगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। तो ये तीनों चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों। दैट्स इट। ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है, और विद पीवाईक्यूज। ठीक है, अभी एक हमारा टॉपिक यहां पर है आपका फाइनेंशियल मार्केट। सीबीएलओ क्या होता है? सीबीएलओ जस्ट लाइक अ मार्केट। ठीक है, सीबीएलओ आपका एक मार्केट होता है जहां पर क्या होता है ना, जहां पर जिनको बेचना होता है वो आते हैं, जिनको खरीदना होता है वो आते हैं। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होगी ना, जहां पर जैसे मान लो क्या नाम था उसका यार, अरे ओएलएक्स, एक वेबसाइट थी ओएलएक्स। उसमें क्या होता था, जिसको बेचना है उसने अपना लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट, जिसको खरीदना है वो जाके उसने खरीद लिया वहीं पर। आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म पर दोनों की बातचीत होती थी। सिमिलरली अगर आपको मान लो कुछ भी बेचना है, सिक्योरिटीज बेचनी है, बॉन्ड बेचना है, राइट, तो यहां पर, और ये मनी मार्केट का हमारा एक बेसिकली फिनोमेना होता है मनी मार्केट, राइट, मतलब पैसों से जुड़ी हुई चीजें हैं आपकी। ठीक है, जहां पे आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी करना है, तो सीबीएलओ होता है, कोलेटराइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, जहां पर आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो विदाउट आपस में कनेक्शन बनाए। बस, आइए फिर ये पढ़ सकते हो अब आप यार। ठीक है, सवाल है द परसेंटेज बाई विच द मनी द बारोवर पेज बैक एक्सीड्स द मनी दैट वाज बारोड। इसका मतलब यह है कि मान लो मैंने उधार लिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने उधार लिया, अब जिस रेट पर मैंने उधार लिया है, राइट, कह रहा उस परसेंट से जिससे आपको पैसा वापस करना होता है, जो आपने बोरो किया है उसके कंपैरिजन में, उसको हम क्या बोलेंगे? तो बैंक रेट तो बोलेंगे नहीं, ये तो बोलेंगे नहीं, इसको हम बोलेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। क्या होता है? जैसे मान लो भैया, तुमने 50 रुपए मुझसे उधार लिए, अब इस 50 रुपए पर मैंने मान लिया 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1 साल के बाद 55 रुपए हो जाएंगे, राइट। तो आपको देखकर बड़ी खुशी होगी, अरे यार 55 रुपए हो गए। लेकिन मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ये 55 रुपए तो हो तो गए हैं, लेकिन आज के हिसाब से अगर देखोगे तो इन्फ्लेशन शायद 12% पे हो, वैसे होता नहीं है बट स्टिल। तो भाई इन्फ्लेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो ये 55 रुपए की वैल्यू शायद आज के दिन 48 रुपए हो गई हो शायद। तो रियल में क्या मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है क्या? नहीं, लेकिन ये नॉमिनल इंटरेस्ट होता है और आपको यही पे करना होता है किसे। नहीं समझ में होगा मुझे पता है, ठीक। नॉर्मल समझ लो, मैंने आपसे उधार लिया है, आपने मुझे बोला कि 10% आपका रेट है। अब जो मैं आपको एक्स्ट्रा पे करता हूं, जितना मुझे पे करना चाहिए था, मुझे पे ये करना चाहिए था, क्योंकि आज के डेट के हिसाब से मेरे पैसे की वैल्यू इतनी हो रखी है, लेकिन मैं आपको पे ये करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बातचीत हुई थी। इसको बोलेंगे नॉमिनल, इसको बोलेंगे रियल। यहीं पर आप जीडीपी वाला फिनोमेना रिकॉल कर सकते हो बढ़िया से। तो ये सब चीजें पढ़ लेना, ठीक है। बाकी विद पीवाईक्यूज मैंने सारे आपको यहाँ करा दिए हैं भैया जी, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तो गलती ना हो, ठीक है। ये रीड कर लेना, सिंपल आपका है उसका था कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हम लोग बोलते हैं आरबीआई को, ठीक है, चाहो तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब हम आते हैं गरीबी पर, राइट, कि गरीबी क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। कि भैया जी हमारी गरीबी नाम की जो चीज है, हमारी गरीबी होती क्या है, गरीबी किसने देखी है, राइट, और क्या होती है, ये भाइयों हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान रखना, फोकस फोकस फोकस, बस 5 मिनट का टॉपिक और है भाई। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कौन गरीब है आज हम लोग ये जानेंगे। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से, अगर तुम लोग पर डे $2.15 खर्च करते हो अपने ऊपर, $2.15 खर्च करते हो अपने ऊपर मेरे भाई, तो आप गरीब नहीं हैं, बधाई हो। क्या बालको आप लोग गरीब हो? बोलो नहीं, क्योंकि $2.15 का मतलब है कम से कम नहीं तो 200 रुपए के आसपास। तो क्या आप हर दिन अपने ऊपर 200 रुपए खर्च करते हो क्या? करते हो? नहीं करते? अरे खाना पानी में नहीं करते?
नहीं करते, ठीक है, तो सब गरीब हैं। मैं भी नहीं करता। शाही पनीर आ जाएगी, हाँ ठीक है, ओके। तो भाई ये डेफिनेशन थी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। अब हमारी अलग अलग कमिटीज बनी, अलग अलग कमिटीज बनी जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी। वो क्या थी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी कमिटी थी जिसका नाम था अलग कमिटी, ठीक है, सबसे अलग कमिटी। अलग कमिटी ने एक डेफिनेशन दी कि कौन गरीब है। अलग कमिटी ने पैसों की जगह कैलोरीज को अपना फैक्टर बनाया। अलग कमिटी कहती है कि भाइयों अगर आप गांव में रहते हो और गांव में रहकर अगर आप एक दिन में 2400 कैलोरी कंज्यूम करते हो खाना, तो आप गरीब नहीं हो। इससे कम करते हो तो आप गरीब हो। सिमिलरली अर्बन एरिया में अगर आप रहते हो और आप एक दिन में अगर 2100 कैलोरी खाते हो, 2100 कैलोरी अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आप गरीब नहीं हैं। अब आप सोचोगे भैया यार रूरल एरिया में ज्यादा कैलोरी क्यों? बिकॉज गांव के लोग मेहनती होते हैं ना, तुम्हारे तो थोड़ा ना कि सोफे पे बैठ के बस मस्त मौज कर रहे हैं ना। गांव के लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, है ना। वो भूख उनको ज्यादा लगती है, 7 रोटी 8 रोटी खाते हैं एक बार में। मैम आप कितनी रोटी खाते हो? 2। आशीष सर कितने रोटी? 15। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है आपके कि अगर आप गांव में रह रहे हो, अगर आप 2400 कैलोरी से कम खा रहे हो तो आप गरीब हो। अर्बन में अगर आप 2100 से कम खा रहे हो तो आप गरीब हो। ठीक। ये डेफिनेशन थी अलग कमेटी की। फिर आती है तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी। अब तेंदुलकर कमेटी ने दोस्तों डेफिनेशन दिया। इन्होंने मंथ के बेसिस पर डेफिनेशन दिया। ये भी एक पीवाईक्यू है आपके सिविल सर्विसेज का कि कौन सी कमेटी ने मंथ के हिसाब से डेफिनेशन दिया था। तो इन्होंने मंथ के हिसाब से डेफिनेशन ये दिया कि अगर आप शहरों में रहते हो अर्बन एरिया में, और अगर आप 1000 रुपए खर्च करते हो दिन के नहीं महीने के, तो आप गरीब नहीं हो। सोचो। ये लेकिन ये जो कमिटीज बनी थी ना भाई, ये बड़ी पुरानी कमिटी है यार। आज के दिन तो भाई इतना तो तुम्हारा है ना, इतना तो तुम्हारा हॉट डॉग चॉकलेट में आ जाता है ना। इतना तो सर उसको गिफ्ट दे दिया था, उसका रिचार्ज भी तो करते हैं हम लोग। हाँ। तो भाई तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से अगर आप शहरों में रहते हो और अगर आप 1000 रुपए खर्च करते हो महीने में, तो आप गरीब नहीं। अगर आप गांव में रहते हो रूरल एरिया में, और अगर आप 816 रुपए खर्च करते हो पर मंथ, तो आप गरीब नहीं हैं। तो हम में से कोई गरीब नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि अब हम में से कोई गरीब नहीं है यहां पर। दैट्स इट, खत्म। तो ये 3 कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि डेफिनेशन क्या है हमारे गरीबी की। अब ये देख लो, यूएनएचआर काउंसिल के हिसाब से गरीबी वो कंडीशन होती है जिसमें सस्टेन्ड और क्रोनिक डिप्राइवेशन होता है, रिसोर्सेस का, कैपेबिलिटीज का, चॉइसेस का, सिक्योरिटी का, इन सभी चीजों की कमी होती है आप। ठीक। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है ये देख लो, हेड काउंट रेशियो। ठीक। एक आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड 3 डायमेंशन हमारे होते हैं। और ये 10 इंडिकेटर है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एक्टिविटी, हाउसिंग, एसेट। ये 10 इंडिकेटर पर हम लोग जज करते हैं और इसको यूएनडीपी रिलीज करती है। करंट अफेयर में लास्ट वाला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इंडिकेटर ध्यान रखना कि कौन कौन से हमारे इंडिकेटर हैं गरीबी नापने के। आई। अब गरीबी के प्रकार पे आते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट गरीब, एक होता है रिलेटिव गरीब, और एक होता है सब्जेक्टिव गरीब। 3 गरीब हमारे होते हैं भाई। एब्सोल्यूट गरीब तो वही होता है जो मैंने आपको यहां पर डेफिनेशन दी है कि अगर कोई बंदा है जो इससे कम खर्च करता है तो वो गरीब है, और इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट गरीब। तो एब्सोल्यूट गरीब वो बंदा होता है, एब्सोल्यूट पुअर, या वो होता है जो हमारा एक दिन में इससे कम खर्च करता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ए कंडीशन जहां पर आप वो बेसिक हाइजीन, बेसिक स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते हो। ठीक, गरीबी रेखा जो आपने सुना हो। फिर आता है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी। इसमें क्या होता है, अब मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं, तुम 80 रुपए कमाते हो, तो मेरे रिस्पेक्ट में तुम गरीब हो ना, राइट। तो ये लोग शुद्ध गरीब है।
कि कोई 1 लाख कमाता है और ये 80,000 कमाते हैं, तो ये खुद को गरीब मान लेते हैं कि भाई हम तो गरीब हैं। और तीसरा हमारा होता है सब्जेक्टिव पॉवर्टी, वो तो और आसान है। सब्जेक्टिव पॉवर्टी ये कहती है कि भाई फेरारी है मेरे पास, लेकिन सेकंड हैंड लेनी पड़ी, बजट बहुत टाइट था, है ना। कि हनीमून पे घूमने जाना था स्विट्जरलैंड, लेकिन थाईलैंड जाना पड़ा, बजट टाइट था ना। ऐसी गरीबी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव गरीबी। समझ में आ गया भाई, वो गरीबी किसे गरीबी कहते हैं। हाँ यार, 2009 के आसपास की बात है। हम तो बहुत गरीब है। ऐसे गरीब सब हुआ। ओके, चलो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, सब चाहो तो पढ़ लेना, कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये पूरा पॉवर्टी एस्टिमेशन में पूरा जर्नी क्या थी, दादा भाई नरोजी जी हमारे थे जिन्होंने सबसे पहले पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन के ऊपर बात की थी, ठीक है। और नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर बेस थी आपकी, ठीक है। और ये अलग अलग टाइम पर आपके हमारे काम काज हुए हैं। अलग कमेटी में आपको पढ़ा चुका हूँ, डेफिनेशन ध्यान रखना। तेंदुल सीधे आपसे सवाल ये पूछ लेगा, जरा बताओ अलग कमेटी हमारी किससे जुड़ी हुई है। और ये 3 कमेटी प्लीज ध्यान रखना, इसको रीड कर लेना, ठीक है। अलग कमेटी, लड्डा वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी, ठीक है। ये चारों कमेटी हमारी किससे जुड़ी हुई है। और सीधे पूछेगा आपसे, क्या ये पॉवर्टी से आपकी जुड़ी हुई है या किसी और चीज से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये सवाल आपसे सीधे और सीधे पूछ लेगा, ठीक। ये पढ़ लेना प्लीज, वही है जो मैं आपको बता रखा हूं, ठीक है। इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, ठीक है। तीनों हमारे अलग अलग कमेटी के क्या है आउटकम, प्लीज इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट। ये कर्व हमारे दो होते हैं, एक लॉरेंज कर्व होता है जो बताता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, इसको रिप्रेजेंट करता है आपका लॉरेंज कर्व। और डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं हम लोग गिनी कॉफिशिएंट से। गिनी कॉफिशिएंट क्या होता है कि हमारा जो भी इनइक्वालिटी का पूरा इनकम है ना, इसको हम मेजर करता है, ठीक। तो बस ये पूछेगा लॉरेंज कर्व हमारा क्या बताता है, गिनी कोएफिशिएंट क्या बताता है। एक आपका कुत्जत कर्व है, ये भी आपका बताता है द आइडिया दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इनकम इनइक्वालिटी और टाइम एज डिस्क्राइब्ड बाय कुत्जत कर्व। तो ये कर्व आपका इनकम की इक्वालिटी दिखाता है आपका, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे अलग अलग इकोनॉमीज में इनकम में इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। दैट्स इट। एग्जाम में केवल इतना पूछेगा कि जरा बताओ ये फला फला कर्व किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, ये वाला कर्व किसके बीच में रिलेशन दिखाता है। दैट्स इट। तो ये इनकम में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो शो करता है, राइट। जो भी हमारी इनइक्वालिटी होती है उसको मेजर हम करते हैं गिनी कोएफिशिएंट से, ये भी ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे, दो कर्व ध्यान रखेंगे। टाइप ऑफ गरीबी और कमिटी, तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि इसको प्लीज रीड करना लाइन बाय लाइन। मैंने शॉर्ट समझा तो दिया है आपका वहां पर, लेकिन स्टिल एक बार इसको रीड करना है, बिकॉज आपकी बुक की लाइन है और सवाल यहां से लाइन से पूछेगा आपसे। तो ये थी हमारी गरीबी। ये डेफिनेशन पूछेगा, गरीब की डेफिनेशन क्या है एज पर वर्ल्ड बैंक, एज पर अलग कमेटी, एज पर तेंदुलकर कमेटी। ये सिविल सर्विसेज में भी आपके दोस्तों सवाल आए हैं। और ऑन दिस नोट, दैट्स इट। आया मजा, इतना बुलाने पे आते हो तुम। इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी क्या होती है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बेरोजगारी। उसके बाद इसके हम पीवाईक्यूज करेंगे। आग लगा दी, आग लगा दी। ओके। 50,000 का बैच लेना था, 5,000 का लेके प्रिपरेशन कर ली। आगे गौरव लिखना क्लियर कर ली। अच्छा, तुम लोग को भी लगता नहीं कि 6 महीने हो गए है ना, 6 महीने से बैठे हैं सर पे, हैं। कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि भैया फीस 2 बार करो, एक बार स्टार्टिंग में लिया करो, एक बार लास्ट में लिया करो। मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। हाँ अच्छा है, फील नहीं आई, ठीक है। चलो सर पे बैठो, लेकिन रिवाइज कर लिया करो, बिकॉज एग्जाम में कुछ याद नहीं आया ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। चलो ख्याल रखो, थैंक यू सो मच यार, लव यू ऑल। थैंक यू मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। चलो बाय।